नमस्कार, चैनल 24+ न्यूज़ के लाइव शो मैरी टॉक में एक बार फिर से मैं आपकी होस्ट और दोस्त आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हम एक नया विषय लेकर आए हैं। ये विषय अपने आप में बेहद खास है। आज हम एक जेनेटिक बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं। वो जेनेटिक बीमारी आपकी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है। आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी भी तरह का टेढ़ापन एक बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन है जो आपकी पूरी लाइफ को सफ़र कर सकता है। आज उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके जहन में कोई सवाल है, आप सीधे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। इस बीमारी के बारे में बात करने के लिए आज हमारे बीच एक विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक। सबसे पहले हम उनका वार्मली वेलकम करेंगे हमारे शो में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। स्कोलियोसिस अपने आप में एक बहुत जटिल बीमारी है जी। और जून का महीना दुनिया भर में स्कोलियोसिस अवेयरनेस कैंपेन, जागरूकता अभियान के तौर पे मनाया जाता है। इस जागरूकता अभियान के तहत रीढ़ की हड्डी के विशेषज्ञ लोग विभिन्न स्कूलों में जाके, विभिन्न स्पोर्ट्स एकेडमी में जाके, जहाँ भी बच्चों का संपर्क आता है, अलग अलग सभाओं में जाके हम लोग एक जागरूकता अभियान पैदा करते हैं कि इस बीमारी को शुरुआती लक्षणों के आधार पर कैसे पकड़ा जाए। कि हमारी इस लड़ाई की जीत तभी हासिल हो पाएगी जब हम इसको शुरुआती लक्षणों में पकड़ लेंगे। जी। एक समय बाद जब मरीज बिल्कुल गंभीर लक्षणों के साथ हमारे पास आता है, लकवे की स्थिति में आता है, जब रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन बहुत ज़्यादा होता है, उस स्थिति में इसका इलाज मरीज के लिए भी, हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा जटिल हो जाता है। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि जो कुबड़पन जिसे कहा जाता है आम भाषा में, क्या रीढ़ की हड्डी का कॉम्प्लिकेशन जो टेढ़ापन है, कुबड़पन, दोनों समान चीज़ें? ये लगभग इसको आम भाषा में कुबड़ ही कहा जाता है। कुबड़ का मतलब होता है काइफोसिस, मतलब पीठ में एक उभार का निकल जाना। जी। और अपन आज बात कर रहे हैं स्कोलियोसिस के बारे में। स्कोलियोसिस का मतलब होता है रीढ़ की हड्डी पीछे से देखने में टेढ़ापन दिखता है। यदि आप बच्चे के कपड़े या शर्ट उतार कर अपन देखेंगे, उसको सीधा खड़ा करके देखेंगे, तो रीढ़ की हड्डी जो है वो अपने को टेढ़ी दिखती है। जी। तो उसको हम स्कोलियोसिस की बीमारी कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। ज़्यादातर अनुवांशिक कारणों से होती है, कुछ कारण ज्ञात नहीं होते हैं। कई बार चोट की वजह से भी होती है, कई बार टीबी की वजह से भी हो सकती है, और कई बार उम्र की वजह से भी होती है। तो इसके विभिन्न कारणों के विभिन्न वर्गीकरण बनाए हुए हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हैं। अपन आम जनता की जागरूकता अभियान के तहत उस क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं करके बड़े बड़े तौर पे बात करते हैं। एक होता है अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस, जो कि लगभग 10 साल से नीचे वाले बच्चों में पाया जाता है। जी। एक होता है लेट ऑनसेट स्कोलियोसिस, जो कि 10 साल से बड़े बड़े बच्चों में पाया जाता है। ये दोनों बीमारियां अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। जी। दोनों की जटिलताएं अलग हैं। दोनों के कारण लगभग अलग हैं। जी सर, हम इन दोनों के बारे में बात करना चाहेंगे, लेकिन मुझे अभी टेबल पर जो ये पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप दर्शकों को थोड़ा ये डिटेल में समझाएं कि जो पिक्चर्स आप लेकर आए हैं आज, और ये कहीं ना कहीं इस बीमारी को पूरे रूप से, विस्तार रूप से आप इसे डिटेल में समझाएंगे, तो मैं जानना चाहती हूँ क्या। ये जो पिक्चर अपने को दिखाई दे रही है, हम इसको वैज्ञानिक भाषा में एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट कहते हैं। जी। इसके तहत बच्चे के कपड़े उतार कर उसको आगे की तरफ झुकाकर आप देख सकते हैं, एक चिकित्सक द्वारा उनका पीठ पर नज़र रखी जा रही है कि क्या पीठ में किसी तरह का कोई बच्चे में उभार नज़र आ रहा है क्या। कई बार अपने को देखने में उभार नज़र नहीं आता। जब मरीज शुरुआती लक्षणों में होता है, जब ये टेढ़ापन 15 से 20 डिग्री 30 डिग्री के आसपास होता है, तब बच्चा देखने में बिल्कुल खड़ा बच्चा एकदम सामान्य लगता है। लेकिन जैसे ही अपन उसको झुका के देखते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी हमें टेढ़ी नज़र आती है। तो ये वाला जो टेस्ट है, इसको स्कूल में टीचर्स, घर पे मरीज के अभिभावक इस टेस्ट के द्वारा ये पता कर सकते हैं कि उनके बच्चे में कहीं रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन तो नहीं है। काफ़ी हद तक हम इस टेस्ट के माध्यम से इन बच्चों को शुरुआती लक्षणों के आधार पर पकड़ सकते हैं। तो अपन यदि लक्षणों की बात करें कि किस तरह के लक्षण रीढ़ की हड्डी में नज़र आते हैं स्कोलियोसिस में, तो आप देखेंगे कई बार कुछ बच्चों की गर्दन ऑफ सेंटर होती है, केंद्र से थोड़ी सी साइड में हट के। आप देख रहे हैं इस बच्चे की गर्दन थोड़ी सी साइड में है, एक कंधा दूसरे कंधे की तुलना में असमान है, अनइक्वल कंधे हैं। एक कंधा ऊपर उठा हुआ है, दूसरा कंधा नीचे, और जिस साइड में कंधा नीचे है उधर साइड में हाथ की लंबाई जो है वो तुलनात्मक तौर पर ज़्यादा आ रही है। और इनके कूले भी अनइवन होते हैं, एक कूला ऊपर होता है, दूसरा कूला नीचे होता है, और पसलियाँ आगे की तरफ निकली होती है और कुबड़ पीछे की तरफ निकली होती है। ये लक्षण मरीज की
लेट स्थिति में हमें मिलते हैं। शुरुआती स्थिति में यदि हमें पता करना है तो हम इस टेस्ट के माध्यम से काफ़ी हद तक इस बीमारी का पता कर सकते हैं। ये बड़े बड़े तौर पर कुबड़ के या स्कोलियोसिस के लक्षण हैं। कई बार कुछ मरीज इतनी लेट स्थिति में पहुंचते हैं कि उनको पैरालिसिस तक हो जाता है। उसमें मरीजों के हाथ पांव काम नहीं करते हैं, पाँव में सुन्न पड़ जाता है, उनका मल मूत्र का नियंत्रण खो जाता है। मेरा एक सवाल ये, जब जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा, ये एक जेनेटिक बीमारी है, तो मैं जानना चाहूँगी जेनेटिक बीमारी किस तरह की बीमारी पीढ़ी में किस तरह से चली आती है। और मैं दर्शकों को भी एक बार फिर बताना चाहूँगी, आपके जहन में कोई सवाल है आप सीधे तौर पर कॉल कर डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। कॉल करने के लिए हमारा नंबर स्क्रॉल हो रहा है। सर एक मे बी कॉल आ गया। हेलो जी हाँ सर, शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करिए। हाँ जी, मैं वो डॉक्टर साहब से बात करनी थी जी क्वेश्चन जी। ये जो स्कोलियोसिस बीमारी है। हाँ बोलिए बोलिए, बताइए। हाँ नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। ये एक क्वेश्चन था, क्वेरी थी कि ये जो स्कोलियोसिस बीमारी है इसका अगर किसी को हो जाता है तो जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे? आप यदि हमारा शो देख पा रहे हो तो अभी हमने एक पिक्चर के माध्यम से बताने की कोशिश करी है कि बच्चे को खड़ा करके उसको आगे की तरफ झुकाया जाता है, फिर उसकी पीठ पे किसी तरह के उभार को हम लोग देखते हैं। यदि बच्चे के रीढ़ की हड्डी में या पीठ पर किसी तरह का उभार नज़र आता है तो उसको तुरंत चिकित्सक से संपर्क करके ये पता करें कि ये वाकई स्कोलियोसिस है या नहीं है। इससे अपन बच्चों को 4 साल 5 साल की उम्र में जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है हम इस बीमारी का पता कर सकते हैं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर, ये जेनेटिक बीमारी है कैसे? जेनेटिक के बजाय इसके लिए जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट या ज़्यादा उचित शब्द है वो है इडियोपैथिक। इडियोपैथिक एक ऐसा मेडिकल टर्म है जिसके कारण ज्ञात नहीं होते। किस कारण से होती है आप एक पर्टिकुलर कारण के बारे में नहीं बता सकते। तो ज़्यादातर केसेस होते हैं स्कोलियोसिस के, वो इडियोपैथिक होते हैं। तो हम इसको 2 बड़ी बड़ी भागों में बांटते हैं। एक होता है अर्ली ऑनसेट जो लगभग 10 साल के नीचे वाले बच्चों में पाया जाता है। एक होता है लेट ऑनसेट जो 10 साल के बड़े बच्चों में पाया जाता है, जिसको हम वयस्क अवस्था का स्कोलियोसिस कहते हैं। और जो 10 साल से नीचे वाला होता है उसको हम जन्मजात स्कोलियोसिस कहते हैं। जन्मजात स्कोलियोसिस ज़्यादा गंभीर होते हैं, उनका समय पे पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है, उनमें जो टेढ़ापन होता है बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और जो अडोलसेंट स्कोलियोसिस होता है, जो वयस्क अवस्था वाला स्कोलियोसिस होता है, उसमें टेढ़ापन इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता है और उसको पता करना भी ज़्यादा आसान होता है। अब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती रहती है जब अर्ली ऑनसेट या जब वो बच्चे वाला स्कोलियोसिस या जन्मजात स्कोलियोसिस की हम लोग बात करते हैं कि उस टाइम बच्चा बहुत छोटा होता है। तो कुछ बच्चे पूर्ण रूप से विकसित भी नहीं होते हैं, उसमें टेढ़ापन इतना अच्छे से नज़र नहीं आता। जैसे ही बच्चा चलने लगता है तो हमें रीढ़ की हड्डी में पीछे कुछ साइंस भी हम लोग नज़र कर सकते हैं। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसमें जन्मजात रीढ़ की हड्डी में पीछे एक बालों का गुच्छा नज़र आता है और पीछे एक पीठ के निचले वाले हिस्से में एक गड्ढा नज़र आता है जिसको हम डर्मल साइनस बोलते हैं। और या फिर स्किन का पिगमेंटेशन होता है, एक पर्टिकुलर जगह पे स्किन काली पड़ जाती है या फिर उसका रंग दूसरी स्किन की तुलना में, चमड़ी की तुलना में गहरा हो जाता है। ये लक्षण हमें बताते हैं कि इस बच्चे के अंदर किसी न किसी तरह की दूसरी बीमारी हो सकती है। कुछ बच्चे होते हैं सिंड्रोमिक बच्चे जिनके अंदर स्कोलियोसिस होता है। सिंड्रोमिक बच्चों का तात्पर्य मेरा इस बात से है, ऐसे बच्चे हैं जिसमें उस बीमारी के साथ साथ और भी बीमारियां पाई जाती है। जैसे वो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, उनको थायराइड की बीमारी होती है, शुगर की बीमारी होती है, शरीर में कुछ और अंग होते हैं वो बनते नहीं हैं या अंग पूर्णतया काम नहीं करते। उन सिंड्रोमिक बच्चों के अंदर भी स्कोलियोसिस पाया जाता है। इस स्कोलियोसिस, सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस का इलाज और भी जटिल होता है। एक न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस करके बीमारी होती है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ चमड़ी पे ऐसे गुच्छे से बन जाते हैं, जो लाइपोमा, जिस चमड़ी उसकी चर्बी की गांठें बन जाती पूरे चेहरे पे। उस बीमारी के साथ काफ़ी बड़ी संख्या में स्कोलियोसिस की बीमारी पाई जाती है। तो हम बात करें तो लगभग 13-14% जो स्कोलियोसिस होता है वो होता है जन्मजात वाला। 85-86% जो स्कोलियोसिस होता है वो होता है वयस्क अवस्था वाला। तो ज़्यादातर केस वयस्क अवस्था के ही मिलते हैं। एक और चीज़ इसमें देखी गई है कि जो वयस्क अवस्था का स्कोलियोसिस होता है वो बच्चियों में 7 से 8 गुना ज़्यादा पाया जाता है बच्चों की। मतलब लड़कियों में इसकी शिकायत ज़्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें ग्रोथ शीट भी नज़र आ रही है। जो मैं चाहूँगी आप थोड़ा विस्तार में इसको भी समझाएं। ये इस ग्रोथ शीट का जो संबंध है बच्चे के बिल्कुल इलाज से संबंधित है।
कि आप किस स्थिति में इलाज करेंगे, कब अपने को उसका इलाज करना चाहिए, कब अपने को उसका ज़्यादा खतरा महसूस होगा, कब आपका कर्व तेजी से बढ़ेगा। अभी वैसे भी कोरोना की लहर में एक पीक शब्द का काफ़ी उपयोग किया जा रहा है कि पीक आने वाला है। इसी तरह स्कोलियोसिस में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है पीक हाइट वेलोसिटी, कि बच्चे की जो ऊंचाई है वो सबसे तेजी से कब बढ़ेगी। अपने को कोई भी इलाज करना है वो उस पॉइंट से पहले करना है जी। यदि पीक हाइट पे बच्चा पहुंच गया, उसके बाद इलाज करना या तो नामुमकिन होता है या फिर उसकी ज़रूरत नहीं होती जी। तो ये जो ग्रोथ है, ये कर्व जो है, ये आपको इस बारे में बता रहा है। आप देख रहे हैं इसमें 2 रेड जोन है और एक ग्रीन जोन है जी, ठीक है। तो ये रेड जोन जो है, सबसे लास्ट वाला रेड जोन है, ये बताता है पीक हाइट वेलोसिटी। तो अपने को इससे पहले यदि इस ग्रीन जोन में रहते हुए बच्चे की बीमारी अपनों ने पकड़ ली तो इलाज करना उतना आसान रहता है। और यदि बच्चा इस पीक हाइट वेलोसिटी को क्रॉस कर चुका है, मतलब उसका जो टेढ़ापन है, आप कई बार हम देखते हैं कि 7-8 साल का बच्चा है, उसका टेढ़ापन सिर्फ 30-40 डिग्री के आसपास होता है और अगले 6 महीने के अंदर अंदर वो टेढ़ापन बढ़ के 70-80 डिग्री के आसपास चला जाता है जी। तो यदि उस बच्चे को 40 डिग्री के आसपास इलाज करना होता तो बहुत आसान इलाज था। अब उसको 70 डिग्री के आसपास इलाज करना है तो हमारे लिए भी मुश्किल है, मरीज के लिए भी मुश्किल है जी। तो यदि अपन उसको शुरुआती दौर में उसको पकड़ लिया होता या बीमारी का हमने डायग्नोसिस कर लिया होता तो हमारे लिए ईजी रहता। तो इसलिए इसकी महत्ता है। दूसरा, बच्चियों के संबंध में इसका एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये आता है जो कि माहवारी से संबंधित होता है जी। बच्चियों में ऐसा देखा गया है कि जिनकी माहवारी शुरू हो गई है उसके बाद में लड़कियों में ऊंचाई नहीं बढ़ती है जी। मतलब जो पीक हाइट वेलोसिटी जो है वो माहवारी से जस्ट पहले आती है। यदि माहवारी स्टार्ट हो गई मतलब पीक हाइट वेलोसिटी नहीं आएगा, तो उससे पहले उस बच्ची का इलाज करना अपने को जरूरी होगा। यदि उसके बाद वो क्रॉस कर गई तो फिर वो एक मुश्किल दौर में पहुंच जाता है। तो ये जागरूकता अभियान का जो उद्देश्य है सब मरीजों को यहाँ इस ग्रीन जोन में केंद्रित करने का है, ताकि हम जल्दी से जल्दी इन मरीजों को डायग्नोसिस करें और उनकी ऑपरेशन की जटिलताएं भी कम करें और मरीज के लिए भी उसकी जटिलताएं कम होएगी। ठीक है, इस तरह का ये ग्रोथ कर्व है जो हमें मरीज को अर्ली डायग्नोसिस में मदद करता है जी। अब मेरा सवाल सर एक ये भी है, मैं बार बार जो देख रही हूँ ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ये ओरल मेडिसिन या फिर सर्जरी, अगर मैं वयस्क बच्चों की बात करूँ कि उन्हें बचपन में उनके पेरेंट्स को नहीं पता चला कि कैसे ये डिजीज हुआ है या कोई तकलीफ उनको है, लेकिन वयस्क अवस्था में आने के बाद जब उन्हें पता चल भी गया, डायग्नोस हो भी गया कि पीठ में, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ है, तो क्या ये बाय सर्जरी ही इसका उपचार है? कुछ इसमें मैम ऐसा है कि हमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि पहला सवाल कि एंगल कितना है जी, टेढ़ापन कितना है जी। दूसरा सवाल कि क्या ये टेढ़ापन बढ़ने वाला है कि नहीं। तीसरा सवाल क्या ये टेढ़ापन तेजी से बढ़ेगा कि नहीं। इन तीनों सवालों का जवाब हमें बच्चे को पहली मीटिंग में ही पता करना है। अच्छा। बच्चा जब हमारे पास पहले टाइम फर्स्ट कंसल्टेशन के लिए आया है उसी दिन हमें इन तीनों सवालों का जवाब देना है। तो हम सबसे पहले तो उसका टेढ़ापन पता करते हैं। उसको पता करने के लिए मरीज का पूरी रीढ़ की हड्डी का यहाँ गर्दन से लेके कूल्हे तक का पूरा एक्सरे किया जाता है। उसको हम लोग होल स्पाइन एक्सरे बोलते हैं जी। खड़े खड़े पूरे बच्चे का एक्सरे किया जाता है, देखा जाता है कि ये टेढ़ापन कितना है। फिर कुछ एक्सरे होते हैं जो बच्चे को टेढ़ा करके, लेफ्ट बेंडिंग और राइट बेंडिंग घुमा के देखा जाता है कि ये जो कर्व है ये बच्चे के मुड़ने के साथ में मुड़ रहा है कि नहीं मुड़ रहा जी। ये जो कर्व है, ये टेढ़ापन है, ये फ्लेक्सिबल है कि रिजिड है। वैसे ये फ्लेक्सिबल होना अच्छा है या? फ्लेक्सिबल होना बहुत अच्छा है। यदि फ्लेक्सिबल है तो उसकी सर्जरी करना आसान है जी, और यदि रिजिड है तो उसका सर्जरी उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है जी। तो हम फर्स्ट कंसल्टेशन में पहला क्वेश्चन ये पता करते हैं कि इसका एंगल कितना है जी। दूसरा क्वेश्चन ये पता करते हैं कि ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। उसके सवालों के जवाब के लिए अपना ये जो अभी ग्रोथ कर्व मैंने आपको बताया वो इन सवालों का जवाब देता है कि यदि 15 साल का कोई बच्चा अपने पास आ रहा है, उसकी हाइट लगभग अपने पेरेंट्स की हाइट के बराबर हो गई है, 30-35 डिग्री कर्व है, तो अपन उसको छोड़ सकते हैं। यही बच्चा अपने पास 12 साल में आ रहा है, उसकी हाइट अभी कम है, उसने अभी पीक हाइट वेलोसिटी को अचीव नहीं किया है जी। मतलब आने वाले 4-6 महीने के अंदर उसका जो कर्व है बिल्कुल तेजी से बढ़ने वाला है। अच्छा। एक 16 साल की बच्ची अपने पास आती है, 17 साल की बच्ची अपने पास आती है जिसका माहवारी स्टार्ट हो चुका है 1-2 साल पहले जी। और उसकी हाइट अच्छी खासी हो गई है, 6-6.5 डिग्री, जो भी 5.5 फीट हो गई है, और
उसका कर्व अभी 30-40 डिग्री के आसपास है तो उसको छेड़ने का ज़रूरत नहीं होता है जी। उसके लिए अपने आप ट्रीटमेंट हो जाता है। ज़्यादातर केसेस में यदि आपका बड़ा एंगल यदि 35-40 डिग्री के आसपास है तो हम लोग मरीज को एक्सरसाइज वगैरह बताते हैं, उसके लिए कुछ पट्टे वगैरह लगाते हैं, ब्रेसेस हम बोलते हैं उनको, पूरे ब्रेसेस पहनाते हैं, उससे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है जी। क्योंकि बच्चे की ग्रोथ पूरी होने के बाद उसके बढ़ने के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जी। हालांकि ऐसा अभी नया जो लिटरेचर है वो ये कहता है कि इवन ग्रोथ खत्म होने के बाद भी प्रति वर्ष 1 डिग्री तक बढ़ता है जी। तो अभी जो नया लिटरेचर है वो ये कहता है कि यदि आपके पास 40 डिग्री का कर्व भी है तो भी आप फिक्स कर सकते हैं जी। ये बिल्कुल ग्रे एरिया है, इसमें थोड़ा डाउटफुल रहता है। तो यदि इस बड़े बड़े ग्रुप को अपन छोड़ दें, यदि आपके पास कोई भी बच्चा 50-60 डिग्री कर्व की स्थिति में आया है तो आपको उसको सर्जरी करना ही है क्योंकि वो 60 से 90 में चला जाएगा तो सर्जरी असंभव सी हो जाती है, अच्छा। नामुमकिन सी हो जाती है। यदि अपन टेढ़ापन कम होता है तब सर्जरी करते हैं तो ऑपरेशन कम देरी के लिए चलता है, बिल्कुल सीधा कर सकते हैं, ऑपरेशन के बाद जटिलताएं कम रहती है, मरीज को ऑपरेशन के बाद लकवा होने का रिस्क कम रहता है। यदि अपन 80 डिग्री 90 डिग्री के कर्व को ऑपरेट कर रहे हैं तो आप मान के चलें कि लगभग 7 से 8 घंटे ऑपरेशन चलेगा, 5 से 7 यूनिट बॉटल खून की ज़रूरत पड़ेगी और 7-8 घंटे एक 13 साल के बच्चे के अंदर ऑपरेशन करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है जी। तो वैसे ही इन ऑपरेशनों की जटिलता एक किडनी ट्रांसप्लांट और एक हार्ट ट्रांसप्लांट के बराबर मानी जाती है जी। अच्छा सर, ये तो 10 साल से बड़े जो वयस्क बच्चे हैं उनकी बात कर रहे हैं जो 17-18 साल के हैं। आपने कहा छोटे बच्चों में भी ये चीज़ है, अब पैदाइशी बच्चों में तो इस तरह का कॉम्प्लिकेशन नज़र आएगा नहीं। आपने कहा जब वो चलना शुरू करते हैं तब उनमें ये चीज़ें नोटिस होती, क्या उस वक्त भी उन्हें सर्जरी के लिए एडवाइस दी जाती है? यदि अपन टेक्निकली बात करें तो अर्ली ऑनसेट स्कोलियोसिस में या कॉन्जेनाइटल स्कोलियोसिस में जिस दिन भी बच्चा सर्जरी के लिए फिट है उस दिन सर्जरी कर देना चाहिए। अच्छा, चाहे वो छोटा भी क्यों नहीं हो, चाहे वो 1.5 साल का भी क्यों ना हो, चाहे वो 2 साल का भी क्यों ना हो, बट इतने छोटे बच्चों की सर्जरी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा सेंटर, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, सारी सुविधाएं वहाँ हो तभी ये करना संभव है। नहीं तो आप उस कर्व को आप ऑब्जर्व करते रहो, आप उसका सर्विलेंस करते हैं। हम लोग हर 4-6 महीने में बच्चे को बुलाया जाता है। छोटे बच्चों को हम जल्दी बुलाते हैं और वयस्क अवस्था वालों को 6 महीने बाद बुलाते हैं। फिर उस कर्व पे आपकी नज़र रखी जाती है कि ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। जैसे ये वाला जो ग्रोथ चार्ट है ये वयस्क अवस्था वाले बच्चों के लिए लागू होता है जी। ये जो जन्मजात स्कोलियोसिस वाले बच्चे हैं उनमें जो ग्रोथ होती है थोड़ी अनप्रिडिक्टेबल होती है, आप इतना अंदाजा नहीं लगा सकते जितना इसमें अंदाजा लगा सकते हैं। कुछ बच्चे पता चलता है कि 6 महीने 12 महीने में बहुत तेजी से बढ़ गए और कुछ बच्चे 6 महीने 12 महीने में वैसी स्थिति में पड़े रहते हैं, तो आपको उसके ऊपर नजर रखनी पड़ती है। और जब बच्चा 4-5 साल के आसपास हो जाता है तब हम उसकी सर्जरी करते हैं। यहाँ एक बड़ा मुख्य जो पॉइंट आता है फेफड़ों का विकास, कि यदि हम छोटे बच्चे की सर्जरी कर देंगे तो वो तो उसकी तो हाइट उतनी रह जाएगी, सही है, फिर वो बड़ा तो कभी हो ही नहीं पाएगा। तो वो तो सर्जरी तो चलो उस अपनों ने कर्व का टेढ़ापन तो रोक दिया, लेकिन उसके विकास का क्या? तो बच्चे के विकास की लड़ाई और उस कर्व को रोकने की लड़ाई ये दोनों पैरेलल चलती है जी। इन दोनों के बीच का एक संतुलित निर्णय हमें हमेशा लेना पड़ता है। तो कई बार छोटे बच्चों में हम ग्रोथ रॉड लगाते हैं। ग्रोथ रॉड का मतलब है बच्चा बढ़ता भी जाएगा और वो कर्व कंट्रोल भी रहेगा। उसको हर 6 महीने बाद बुलाएंगे, उस ग्रोथ रॉड को हम 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और लंबा कर देंगे। फिर 6 महीने बाद बुलाएंगे, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर खोल के और लंबा कर देंगे। उनको ग्रोथ रॉड बोलते हैं, जो बच्चे की लंबाई के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती भी जाती है और ताकि उसका विकास भी होता जाए और उस बच्चे का रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन भी बढ़े नहीं, उसी स्थिति में बरकरार रहे। क्योंकि हमें 7 साल तक, कम से कम 6 से 7 साल तक उसको मेंटेन करके रखना है। उसका सबसे बड़ा कारण है एक वयस्क अवस्था के बराबर फेफड़ों का विकास होने के लिए कम से कम 7 साल चाहिए जी। आपके जैसे मेरे जैसे फेफड़े अपने 7 से 8 साल की उम्र में विकसित हो जाते हैं जी। उसके बाद आप कोई भी सर्जरी करना चाहें, चाहे बच्चे की हाइट छोटी भी रहती है तो भी कोई इश्यू नहीं रहता है जी। तो 2 टर्म होती है इसमें, एक होती ग्रोथ रॉड्स, एक होती फाइनल फ्यूजन। फाइनल फ्यूजन का मतलब है कि आपने फाइनल फ्यूजन जिस दिन कर दिया उसके बाद बच्चे की ऊंचाई नहीं बढ़ेगी।
अच्छा। तो वो फाइनल फ्यूजन का दिन हम बहुत ही निर्णय के साथ डिसीजन लेते उसी हैं वक्त मतलब जब बच्चा अपनी पूरी हाइट ले ले देन वी डिसाइड कि अब हम अब हमें फाइनल फ्यूजन इसका करना है। जी जी। तो शुरुआत में हम ग्रोथ रॉड लगा सकते हैं। अभी इसमें एक नई टेक्निक भी आई है, मैजिक रॉड करके। मैजिक रॉड मतलब चुंबकीय रॉड होती है। आप रॉड पीठ में लगा देते हैं, फिर उसके ऊपर एक चुंबक रखा जाता है और उसको रिमोट कंट्रोल की सहायता से उसको बढ़ाया जाता है। ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट है, भारत में कुछ सेंटर्स पर उपलब्ध है। अभी विदेशों में काफ़ी समय से यूज़ किया जा रहा है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल है। जिनको मैजिक रॉड बोलते हैं, जो कि मैग्नेटिकली कंट्रोल्ड रॉड्स होती हैं। जी। उसके लिए बच्चे को आपको बुला के सर्जरी नहीं करना पड़ता है। आपने ओपीडी में बुलाया, मशीन उसके ऊपर रखी, रिमोट से देखा और 4 सेंटीमीटर उसकी लंबाई बढ़ा दी। जी। और ग्रोथ रॉड जो होती है वो एक टेम्पररी अरेंजमेंट होता है। टेम्पररी अरेंजमेंट लाइक सस्ता अरेंजमेंट होता है ताकि कॉस्ट नहीं पड़े उसकी। वो मैजिक रॉड का कॉस्ट लगभग 10 से 15 लाख रुपए के आसपास रहता है। अच्छा, अगर सपोज किसी का रीढ़ की हड्डी का इशू है, वो आपके पास आ भी गया और एक पेशेंट को आपने सजेस्ट कर भी दिया और पेशेंट ने अपनी सर्जरी भी करवा ली, क्या सर ये जो आपकी नॉर्मल रूटीन लाइफ होती है फिर उसके सर्जरी के बाद वो उस रूटीन लाइफ को कंटिन्यू कर पाते हैं या कोई प्रिकॉशंस होते हैं? वैसे सामान्य जीवन जीने में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उसकी एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ आराम से वो पूरी कर सकता है। एकदम सामान्य व्यक्ति बनने में कि वो खेल पाएगा, कूद पाएगा, उसकी संभावनाएं थोड़ी कम रहती है। तो डिपेंड करता है कि आपका फ्यूजन कितना लंबा हुआ। पता चला आप गर्दन से लेके कूल्हे तक हमने पूरा स्क्रू लगा के उसको फ्यूज कर दिया, तो उन लोगों में रीढ़ की हड्डी में जकड़न रहती है और उनका लचीलापन खत्म हो जाता है। अच्छा। वो इतना आसानी से आगे झुक नहीं पाते हैं। यदि किसी का फ्यूजन जो है 5 सेगमेंट 10 सेगमेंट का है, तो वो एक सामान्य जीवन यापन करता है। आप देख के बता भी नहीं सकते हैं। वो फुटबॉल भी खेल सकता है, क्रिकेट भी खेल सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम इसका अर्ली डायग्नोसिस चाहते हैं। अर्ली डायग्नोसिस होएगा तो फ्यूजन कम करना पड़ेगा। फ्यूजन कम करना पड़ेगा तो उसकी नॉर्मल डेली लाइफ भी बरकरार रहेगी। जी। मेरा एक सवाल है, क्या जोधपुर में इस तरह की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है अभी? हाँ, अभी शुरुआती दौर में है। अभी पिछले बजट में, इसी साल के बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक महात्मा गांधी अस्पताल में ऑर्थो स्पाइन यूनिट की अलग से घोषणा करी है जी। जो इस तरह के मरीजों के लिए एक डेडिकेटेड ट्रीटमेंट वो अपने अभी शुरुआती दौर में है और जल्द ही वो मूर्त रूप लेगी। वो जब यहाँ स्थापित हो जाती है तो इसके इलाज के जो आयाम हैं और बढ़ेंगे। फिलहाल हम लोगों ने पिछले साल भी कुछ ऑपरेशंस किए थे, इस साल भी कुछ ऑपरेशंस किए हैं। आने वाले हफ्तों में भी इस तरह के कुछ ऑपरेशन हमारे प्लान है, क्योंकि ये एक बड़ा ऑपरेशन होता है। महीने भर तक हम मरीज को हमें नज़र रखते हैं, उसके फेफड़ों की तैयारी करते हैं, फेफड़ों का विकास करते हैं। उसको कोई और तकलीफ होती पहले उसका इलाज किया जाता है, क्योंकि लगभग 7 से 8 घंटे बड़ा ऑपरेशन चलता है। तो हमें किसी भी तरह की दूसरी जटिलताओं को हमें पहले नगण्य करना पड़ता है, उसके बाद ही हम ये ऑपरेशन के लिए मरीज को लेते हैं। आने वाले कुछ महीनों में मरीज हमारे और लाइन में हैं, उनका हम ऑपरेशन प्लान सही कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, शो में बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपना सवाल कीजिए। बताइए आप अपना सवाल, क्या सवाल पूछना चाहते हैं? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। मेरा एक बेटा है 4 साल का। हाँ। उसको डॉक्टर ने बताया, मैंने कहीं दिखाया था, डेवलपिंग स्कोलियोसिस वो कहते हैं कि अब उसको डेवलप हो रहा है स्कोलियोसिस। ठीक है। तो उसके लिए ये स्कोलियोसिस उसको बचपन से नहीं है। अच्छा। वो अब हो रहा है। हाँ, यदि देखो आपका सवाल हमने ले लिया है, आप हमारा जवाब सुनिए ध्यान से कि यदि आपके 4 साल का बच्चा है और उसको स्कोलियोसिस के लक्षण अभी दिख रहे हैं, तो ये अपने आप में ये इंगित करता है कि ये स्कोलियोसिस जन्मजात है। क्योंकि जो जन्मजात स्कोलियोसिस होता है वो शुरुआती 1-2 साल में उसका पता नहीं चलता है। जैसे ही बच्चा चलने लगेगा, बच्चे की ग्रोथ होने लगेगी, तब उसके लक्षण अपने को परिलक्षित होते हैं। तो ये डेवलपिंग स्कोलियोसिस ही है। तो इसके लिए हमारे को बच्चे का एक्सरे करके देखना पड़ेगा कि उसका कारण क्या है। कारण अपने को जब तक ज्ञात नहीं होता तब तक उसका इलाज करना संभव नहीं हो पाता है। हम लोग पता करेंगे कि इसकी रीढ़ की हड्डी में जो टेढ़ापन है वो क्यों आ रहा है, कि कोई एक्स्ट्रा हड्डी है या कोई हड्डी एक दूसरे से चिपकी हुई है, या इस बच्चे की जो स्पाइनल कॉर्ड है, मेरुदंड है, मेरुरज्जु है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई गांठ तो नहीं बनी हुई है। कई बार स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी कुछ समस्याएं होती है, उसकी वजह से भी इस तरह के स्कोलियोसिस देखने में मिलते हैं। तो हमें पहले इसका कारण ज्ञात करना होगा, उसके बाद हम इसकी सर्जरी का, जो भी सर्जरी का जरूरत पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो मरीज देखने के बाद ही हम प्लान कर सकते हैं। ऐसा होता है कि उसको सर्जरी की जरूरत ना पड़े, वैसे ही ठीक हो जाए?
देखो, सब आप भी यही चाहते हैं, हम भी यही चाहते हैं, लेकिन वो मरीज देख के हम ज्ञात कर सकते हैं। फोन पे थोड़ा मुश्किल हो पाएगा हमारे लिए। ठीक है, कॉल करने के लिए शुक्रिया सर। सर यहाँ पर हाँ मेरे दिमाग में भी एक जहन में भी एक सवाल आया, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, अपना सवाल कीजिए। हेलो, हाँ जी सर, आपकी आवाज आप आ रही बताइए, है। अपना सवाल बताइए। हाँ सर, मेरा नमस्कार महेंद्र जी सर, हुकम। नमस्कार नमस्कार। हाँ सर, मेरा सवाल ये था सर, स्कोलियोसिस का ऑपरेशन के अलावा कोई और ट्रीटमेंट है जैसे मेडिसिन? फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा आपसे ये है। सेकंड क्वेश्चन है सर, स्कोलियोसिस होती कैसे है? थर्ड क्वेश्चन मेरा है सर, स्पाइन पेशेंट के स्कोलियोसिस कैसे होती है? जैसे कि ज्यादा कोई वेट उठाने से या कोई एक्सरसाइज करने से, तो कई उनके पेशेंट है उनको भी जैसे ऑपरेट होने के बाद में भी स्कोलियोसिस से वो ग्रसित है। फर्स्ट सर क्वेश्चन मेरा वो था, स्कोलियोसिस का ऑपरेशन के अलावा कोई और ट्रीटमेंट है सर, जैसे मेडिसिन वगैरह? हाँ ठीक है, मैं आपका सिलसिलेवार आपके सवालों का जवाब देता हूँ। सबसे पहले आपका जो सवाल है कि स्कोलियोसिस का मेडिसिन से कोई इलाज है, तो इस सवाल का जवाब है नहीं। ठीक है, मेडिसिन से स्कोलियोसिस को ना तो रोका जा सकता है, ठीक है, ना खत्म किया जा सकता है। ठीक है, आप उसके सर एक कॉल और ले लेते हैं। हेलो जी मैम, गुड आफ्टरनून। कॉल कट गया था मैम। अच्छा जी, ठीक है, आप लाइन पे रहिए जी। हाँ, सर तो पहला सवाल का जवाब था मेडिसिन से इसका कोई इलाज संभव नहीं है। आपको नज़र रखनी पड़ती है कि ये पेशेंट ऑपरेटिव है कि नहीं है, ऑपरेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। यदि अपन वयस्क अवस्था वाले स्कोलियोसिस की बात करें और उसका एंगल जो है, उसका टेढ़ापन है, बच्चे की मैच्योरिटी पे, उसका विकास पूरे होने पे यदि 40 डिग्री से कम है तो यूजुअली सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और यदि 40 डिग्री से ज़्यादा कर्व होता है तो ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। पहला क्वेश्चन आपका। दूसरा सवाल का जवाब भी इसमें दिया है कि कब करते हैं। जी सर। ठीक है, तीसरा सवाल क्या था आपका? मेरा सवाल था सर, जो स्पाइन पेशेंट अच्छा, ठीक है। कई बार स्कोलियोसिस हमें ये पता करना पड़ता है कि स्कोलियोसिस जो है फंक्शनल है या फिर अनाटॉमिकल है। फंक्शनल का मतलब होता है कि कुछ लोग का बैठने का जो तरीका होता है वो ठीक नहीं होता, तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही हम लोग उसको चेक करते हैं तो वो सामान्य सी दिखने लगती है। तो हम पता करते हैं कि क्या वाकई ये टेढ़ी हो रखी है या फिर अपने को दिख रही है। तो फंक्शनल स्कोलियोसिस जो कि आपके पोस्चर की वजह से हो सकता है, आपकी डे टू डे लाइफ की वजह से हो सकता है, उन स्कोलियोसिस में सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एनाटॉमिकल स्कोलियोसिस होते हैं, जो कि संरचनात्मक डिफेक्ट है आपके अंदर, संरचनात्मक विकृति है, उन केसेस में पेशेंट को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। तो सर जैसे स्पाइन पेशेंट के अगर स्कोलियोसिस है तो उनका भी ऑपरेशन संभव है? बिल्कुल ऑपरेशन संभव है, बिल्कुल ऑपरेशन संभव है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। मैं फोन दिन आज राजकोट। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरा जो सवालों का जवाब दिया, क्योंकि मैं काफी दिनों से इस बारे में मेरे कई ऐसे स्पाइन पेशेंट है जो दोस्त है मेरे, उनके ये प्रॉब्लम हो रखी है। जी ठीक है सर, ठीक। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। इससे पहले जो कॉल आया था सर, एक कॉल ले लेते हैं। हेलो जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। मैम एक बार की बात है, मेरे मॉम की मतलब है ना, कोई नॉर्मली ऐसे रास्ते पे कार जा रही थी तो लग गई थी उनके पाँव पे जी। तो मैम उनके पहले उसको जब वो लगी थी तो उनकी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी मतलब है ना बहुत 2-3 साल हो गए हैं और है ना मतलब स्वेलिंग आने लग जाती, तो मैम इससे कुछ चेक करवाना पड़ेगा या मतलब क्या है मैम? आपका सवाल किससे संबंधित है? हड्डी का ही है मैम, हड्डी में लगी थी, हड्डी दर्द होती है। यदि आपका सवाल रीढ़ की हड्डी से संबंधित है, उसके टेढ़ेपन से संबंधित है, तो उसका जागरूकता अभियान हम लोग चला रहे हैं। नहीं सर, पाँव की हड्डी में लगी थी। हाँ, तो आप पाँव पे तो मुझे लगता है आपको एक बार डॉक्टर से को दिखाना पड़ेगा अगर उन्हें उसमें तकलीफ हो रही है तो। उसका जवाब तो अभी देना मुनासिब नहीं है। कॉल करने के लिए शुक्रिया। अच्छा सर, एक कॉलर ने इनसे पहले जो कॉलर थे जिन्होंने अपने 4 साल के बच्चे की बात कही, एज एक समझदार पेरेंट्स, उन्होंने क्या चीज़ें नोटिस की होंगी घर पर जिनसे उनको लगा कि मेरे बच्चे को ये तकलीफ है? 4 साल का बच्चा तो बहुत पहला छोटा तो सबसे पहला जो है कुछ चीज़ें मैंने बताई थी कि स्किन स्टिग्मेटा हम लोग जिनको बोलते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो चमड़ी पे बाहर चमड़ी पे पाए जाते हैं, जैसे चमड़ी पे पिगमेंटेशन होना, धब्बे होना, पीठ के पिछले हिस्से के अंदर एक बालों का गुच्छा होना, उधर एक डिम्पल होना, डर्मल साइनस जिसको बोलते हैं। यदि ये लक्षण पाए जाते हैं तो एक तो
इनमें से यदि कोई भी लक्षण है तो उसमें पेरेंट्स ने जाके चिकित्सकों से संपर्क किया होगा। दूसरा है, बच्चे को जब भी माँ कपड़े पहनाती है, कपड़े उसके उतारती है, तो उसको जो रोज उसको हाथ में लेती है तो उसको जैसे ही हाथ लगता है तो पता लग जाता है कि किसी न किसी तरह का उभार है पीठ पे, पीठ पे उभार है, या उसकी रीढ़ की हड्डी थोड़ी प्रोमिनेंट है बाकी बच्चों की तुलना में। जैसे बच्चे चबी होते हैं तो यूजुअली आपको हड्डी फील नहीं होती है जी। यदि आपके बच्चे में रीढ़ की हड्डी फील हो रही है और आपको पता लग रहा है कि उसमें थोड़ा टेढ़ापन है या कोई असमान उभार है कि लेफ्ट में थोड़ी दबी हुई है, राइट में बढ़ी हुई है, या फिर बच्चे का कुबड़ बाहर निकला हुआ है, लेफ्ट साइड से जो छाती है थोड़ी बाहर निकल रही है, या बच्चे को जब खड़ा करते हैं तो उसके कंधे ऊपर नीचे हैं, इन स्थितियों में परिजन तो अभिभावक पता कर सकते हैं कि इसमें किसी तरह की कोई असमानता तो नहीं है जी। और जो इसका परफेक्ट डायग्नोसिस जो है वो चिकित्सक से मिलने पर जब हम लोग एक्सरे करके देखते हैं तो उसमें हमें टेढ़ापन नजर आता है। और जो कि आपने पिक्चर में बताया था कि घर पे एक नॉर्मल तरीके से भी अगर आप पता करना चाहें तो उससे आप पता कर सकते हैं। हाँ, वो एडम्स फॉरवर्ड बेंडिंग टेस्ट है मेडिकल साइंस में। फॉरवर्ड बेंड मतलब आगे झुका के आप चेक कर सकते हैं। वो वैसे का अवस्था के लिए संभव है क्योंकि बच्चों के अंदर उतना पता नहीं चलता है जी। वो स्कूलों में स्क्रीनिंग प्रोग्राम के तहत चलाया जाता है। बहुत सारे वेस्टर्न वर्ल्ड में अपन बात करें तो टीचर्स रेगुलर बेसिस पे स्पेशली गर्ल्स में ये लोग चेक करते हैं। टीचर्स की इस तरह का कोई डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा जी। अच्छा सर, आजकल के बच्चे बहुत लॉन्ग हाइटेड हो जाते हैं, 6-6 फुट के हो जाते हैं 18-19 साल के एज में, और उनका जो पोस्चर है वो अपने आप में थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, या फिर उनका सिटिंग अरेंजमेंट जो होता है वो सही नहीं होता। क्या वो इस कॉज से कहीं ना कहीं जुड़ा है? इस स्थिति में एनाटॉमिकल स्कोलियोसिस मतलब संरचनात्मक विकृति कभी नहीं आएगी जी। जो मैंने बताया कि फंक्शनल मतलब उसके बैठने की वजह से, उसके लाइफस्टाइल की वजह से, उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से होता है। इसमें बहुत सारे जो एक तो बच्चे होते हैं जिसकी फैमिली लंबी लंबी होती है सब लोगों की, उनकी तो बिल्ड भी मजबूत होती है तो उनमें यूजुअली ये तकलीफ नहीं देखी जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो सिंड्रोमिक बच्चे होते हैं, जैसे मार्फन सिंड्रोम है, तो मार्फन में बच्चे की लंबाई 15-16 साल में भी वो 6.5-7 फीट का हो सकता है। मार्फन सिंड्रोम के साथ भी 5 से 7% केसेस में स्कोलियोसिस पाया जाता है जी। तो वो एक तरह का एसोसिएशन है, सिंड्रोमिक एसोसिएशन है। तो फंक्शनल स्कोलियोसिस है तो यूजुअली लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो ठीक हो जाता है, और यदि एनाटॉमिकल स्कोलियोसिस है तो उसको फिर पूरा आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, या पूरा उसका डॉक्टर्स के पास जाके संपर्क करेंगे तो पूरा चेक करेंगे तभी जाके पता चलेगा कि इसमें कुछ करना चाहिए नहीं। अच्छा, सिलियोकोसिस से रिलेटेड जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसमें और भी ऐसे कौन से डीज या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो इसको बढ़ाने में कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं? एक तो बड़े बड़े तौर पे तो बात हो गई, जन्मजात स्कोलियोसिस होता है, वैसे का अवस्था वाला होता है। दूसरा कई बार कुछ लोगों में टीबी की वजह से भी होता है। जी सर, एक कॉल ले लेते। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, मैडम नमस्ते जी। जी अपना सवाल कीजिए। मैडम मेरा सवाल ये है कि ऑपरेशन कराने के बाद लकवे का चांस रहता है क्या? क्या करते हैं? माफी चाहूंगी, क्या कहा आपने? ऑपरेशन कराने के बाद लकवे का चांस रहता है क्या? हाँ, ऑपरेशन के बाद लकवे की कोई हाँ, ठीक है, आपका सवाल काफी वाजिब है। यही सवाल अक्सर मरीज को ऑपरेशन नहीं कराने के लिए मजबूर करता है। हमारे पास हर महीने 5-6 केसेस स्कोलियोसिस के आते हैं। उसमें से ऑपरेशन की जरूरत भी लगभग 3-4 जनों को होती है, लेकिन करवाने के लिए राजी सिर्फ एक जना होता है। ऐसा क्यों? जब वो कहीं दूसरों से पता करते हैं कि इस ऑपरेशन को करने के बाद या ऑपरेशन के दौरान लकवे का चांस रहता है, जी बिल्कुल रहता है। उसके चांसेज है जैसे जैसे करों का टेढ़ापन बढ़ता जाता है उसके चांसेस बढ़ते जाते हैं। यदि अपन 50-60 डिग्री को ऑपरेट कर रहे हैं तो चांसेस बहुत कम रहते हैं। यही यदि 70 डिग्री, 90 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री को करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहता है। इसको कम करने के लिए सबसे पहला तो है कि शुरुआती स्टेज में इलाज कराया जाए। दूसरा है इसके लिए एक इंट्रा ऑपरेटिव न्यूरो मॉनिटरिंग करके मशीन्स आती हैं जी, IONM हम जिनको बोलते हैं। उसमें पूरे ऑपरेशन के दौरान हर एक नस के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के उस पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया जाता है जी, कि किसी भी नस के ऊपर यदि थोड़ा सा भी दबाव आता है तो हमें कंप्यूटर पे सिग्नल आ जाता है। तो हम न्यूरो मॉनिटरिंग उसकी करते हैं। तो उस मशीन का उपयोग करने से इसके चांस और भी कम किए जा सकते हैं जी। चूंकि मशीन के उपयोग के बाद भी चांस शून्य नहीं होते हैं जी, लेकिन चांस कम किए जा सकते हैं। तो ये उसके लकवे के चांस को कम करने का एक तरीका है। बेहतर है अर्ली स्टेज में इलाज कराएं, उसको जटिल होने से बचें और रिस्क भी कम रहेगा। सीधी सी बात है कि आप वक्त रहते इसका इलाज अगर करवा लेते तो लकवे के चांसेस भी कम हो जाएंगे। जी मैम जी। मेरा सवाल वही था आपसे कि और इसमें क्या ऐसे कॉज, जैसे आपने टीबी की बात कही, से एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर। कई बार देखा गया है कि
इडियोपैथिक स्कोलियोसिस के अलावा बहुत सारे जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, रीढ़ की हड्डी में टीबी हो जाती है और टीबी दवाइयों से ठीक हो जाती है ज़्यादातर केसेस में। टीबी में बहुत कम ऑपरेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो वो हड्डियाँ हैं, रीढ़ की हड्डी वो अपने हिसाब से जुड़ जाती है, आड़ी टेढ़ी जुड़ जाती है, तो उनकी वजह से भी स्कोलियोसिस हो जाता है। कई बार रीढ़ की हड्डी में जो एक कॉलर ने सवाल किया था कि चोट के बाद भी हो सकता है क्या, तो चोट के बाद भी हड्डी आड़ी टेढ़ी जुड़ जाती है तो स्कोलियोसिस हो सकता है। बुढ़ापे के अंदर जैसे जैसे बुढ़ापा होता है तो रीढ़ की हड्डियां कोलैप्स होने लगती हैं, दबने लगती है, तो वो भी आड़ी टेढ़ी रहती है, उसकी वजह से अडल्ट स्कोलियोसिस होता है जो कि 60-70 साल की उम्र में देखने को मिलता है। उसको हम अडल्ट स्कोलियोसिस बोलते हैं। ये दूसरे कारण भी हो सकते हैं। अच्छा, एक पेशेंट ने अपना इलाज करवा लिया, रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन भी हो गया, वो भी काफ़ी सक्सेस रहा। आफ्टर ऑपरेशन जब एक पेशेंट घर जाता है तो कितने वक्त के बाद तक वो उस बीमारी से रिकवर हो जाता है, यानी जो ऑपरेशन सर्जरी हुई है? रिकवरी के मायने अलग अलग हैं जी। पहले यदि सर माफ़ी चाहूँगी, कॉल लेते। हेलो 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 जी सर, रिकवरी के मायने हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका सवाल। सर नमस्ते। नमस्ते, मैं गंगाराम बोल रहा हूँ जोधपुर से। बोलिए गंगाराम जी। सर एक पेशेंट है। बोलिए बोलिए, आप अपना सवाल बताइए। एक्सीडेंट हो गया तो क्या वो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर है, मतलब उठ नहीं सकता है जी। आप इसके इलाज से संबंधित आपको जो भी सवाल करना है आप महात्मा गांधी अस्पताल पधारें आउटडोर में, हम वहाँ इसके संबंध में अपन विचार विमर्श कर सकते हैं। अभी आपका यदि रीढ़ की हड्डी से संबंधित कोई सवाल है तो अपन उसके बारे में कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत, अपना सवाल कीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं? नमस्कार, मैं कंवरलाल बोल रहा हूँ। बोलो कंवरलाल जी। सर मेरा सवाल ये था कि आजकल पर बढ़ती उम्र के साथ ये पेट में कुबड़ निकलना, इसका क्या कारण है? इसके हमने पूरे शो के दौरान हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। इसके काफ़ी कारण रहते हैं, जैसा कि मैं शुरुआत से बताता आ रहा हूँ। कुछ जन्मजात कारण हैं, कुछ कारण अज्ञात हैं, इडियोपैथिक है, कुछ में ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, कुछ में ट्रॉमा की वजह से होता है, एक्सीडेंट की वजह से होता है, कुछ अडल्ट स्कोलियोसिस होते हैं जो लास्ट में जाके जब बॉडी आपकी डिजनरेट होने लगती है उसकी वजह से होता है। सर एक और कॉल लेते हैं। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर, अपना सवाल कीजिए। तो मैम एक छोटा सा सवाल था सर से। जी मैम हमारे मतलब नानी का जो 65 के आसपास की एज की है जी, मैम उनका मतलब थोड़े मतलब कुछ सालों पहले मतलब उनका मोटर से मतलब कोई करंट लग के ना उनके उछल गए थे, तो उनको कमर की रीढ़ की हड्डी तो मुड़ गई थी जी। तो उसको मैम ट्रीटमेंट वगैरह सारा हो गया था। अभी उनके मतलब पाँव में बहुत स्वेलिंग आती है, तो मैम उसका रीढ़ की हड्डी से कोई कनेक्शन है क्या? पाँवों में स्वेलिंग का रीढ़ की हड्डी से यूजुअली कोई संबंध नहीं होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में जो नसें हैं वो करंट वाली नसें होती है, और सूजन आने का जो संबंध होता है वो खून की नसों से होता है। तो सर अभी क्रैश तो अभी भी है रीढ़ की हड्डी, मतलब सारा करवा दिया था, डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसका और कुछ इलाज नहीं हो सकता। कई बार कुछ मरीज होते हैं, जैसे उम्रदराज मरीज होते हैं, वो चल नहीं पाते हैं, लंबे टाइम तक बिस्तर में रहते हैं या पाँव लटके हुए रहते हैं, तो जो खून का दौरा जो है उनका बराबर नहीं हो पाता है, पाँव से वापस खून शरीर में नहीं जा पाता है, तो उन लोगों में कई बार पाँवों में सूजन देखी जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ सर ये सेम ही है, मतलब चलते नहीं है, मतलब सर ऐसे होता है ना वो सर। मतलब इन दोनों का ताल्लुक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सीधा इफेक्ट ताल्लुक हो नहीं है, सकता पर है। उनकी मूवमेंट की वजह से हो सकता है। यदि उनकी एक्टिविटी नहीं है तो पाँव में स्वेलिंग आ जाती है। जी, ओके ओके सर, कॉल करने के लिए शुक्रिया। जी सर, हम टीबी की बात कर रहे थे। सही कॉल और लेते हैं। हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, मेरा सवाल ये था कि आजकल ये जो बढ़ती उम्र के साथ पेट पर ये आपके जो आप सवाल आपका मैं जवाब दे रहा हूँ जी कि लाइफस्टाइल की वजह से स्कोलियोसिस जो होते हैं वो फंक्शनल स्कोलियोसिस होते हैं।
जो आपके बैठने के तरीके की वजह से होते हैं, उसका इस सिंड्रोमिक स्कोलियोसिस या जन्मजात स्कोलियोसिस से इनका खास संबंध नहीं होता है। वही जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि पोस्चर है और ये बेसिक आपके बैठने से सुधर सकता है, इनमें ऑपरेशन का जरूरत नहीं पड़ता, लाइफस्टाइल चेंज कॉल ले लेते हैं। सर कॉल चला गया। वही जो हम टीवी की बात कर रहे थे सर, एक कॉल और ले लेते हैं सर। हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत। अपना सवाल कीजिए। आप अपना सवाल कीजिए। मे भी शायद उनको हमारी आवाज़ नहीं जा रही है। जी सर। तो कुछ कारण होते हैं जो ज़्यादातर केसेस में तो ये जन्मजात ही होता है या इडियोपैथिक होता है। जी जी, सही कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो। नमस्ते जी। हाँ बताइए बताइए। हाँ जी, आप सवाल कीजिए अपना। हेलो। हाँ जी, आपकी आवाज़ आ रही है, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मेरे गर्दन से लगा के पसलियाँ बहुत कड़क पड़ जाती है जी, गर्दन से लेकर पसलियों आपकी रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का कोई टेढ़ापन तो नहीं है ना? नहीं, रेड जैसे सही है। अच्छा ठीक है, तो इसके लिए देखो आज का हमारा जो शो है वो रीढ़ की हड्डी में टेढ़ेपन पे केंद्रित है, तो सवाल का जवाब मुनासिब नहीं हो पाएगा हमारे लिए देना अभी। और मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैं अपने दर्शकों को एक बार फिर ये याद दिला दूँ कि आप जब भी हमें कॉल करें तो हम हर बार आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमसे बात करते वक्त आप टीवी का वॉल्यूम कम रखिए, ताकि आपकी बात को डॉक्टर साहब भी बेहतर ढंग से सुन पाएँ और आपकी समस्या का समाधान आपको भी बेहतर तरीके से सुनने को मिले। इसलिए बार बार हम ये आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें कॉल करते वक्त अपनी जो टीवी का वॉल्यूम कम रखिए। और दूसरी बात, हम जहाँ रीढ़ की हड्डी की कॉम्प्लिकेशंस की बात कर रहे हैं सर, जेनेटिक बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सीडेंटल केसेस में तो वो मिलके ही उसका समाधान निकल सकता है। बिल्कुल सर। जी, एक और कॉल ले लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर जी, अपना सवाल आपके सवाल का जवाब दे दिया है मैंने, आप अपने हमारे जो लाइव शो है उस पर देख सकते हैं। कॉल करने के लिए शुक्रिया सर। एक और सवाल था सर जी मेरा। जी। ये सर, ये सर्वाइकल बुढ़ापे में आकर ज्यादा हो रहा है, गर्दन दर्द होना, ये सर के पीछे वाला हिस्सा पूरा दर्द होना सर। इसका आज के हमारे शो से संबंध नहीं है कि हम स्कोलियोसिस के बारे में बात कर रहे हैं, रीढ़ की हड्डी के टेढ़ेपन के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वाइकल एक ऐसा डिजीज है जो बहुत आम समस्या हो गई है आजकल, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और ये भी वही है कि आप डॉक्टर से परामर्श करेंगे तो इसका समाधान इसमें सर्वाइकल में ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, अभी मोबाइल क्रांति बहुत ज़्यादा है। मोबाइल क्रांति की वजह से उपयोग इतना ज़्यादा हो रहा है कि एक वयस्क आदमी का, एक सामान्य आदमी का स्क्रीन टाइम है 6 से 8 घंटे। जी, 6 से 8 घंटे आप मोबाइल का उपयोग करते हैं, जब आपकी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सब। जी जी जी, जो कि पहले आज से 20 साल पहले जीरो था। तो आप इतना बड़ा बदलाव आपकी लाइफस्टाइल में कर रहे हैं तो उसके परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे। जब आपकी गर्दन पूरे टाइम तक नीचे रहती है, जिसको अभी हम टेक्स्ट नेक सिंड्रोम बोलते हैं। टेक्स्ट नेक मतलब आप पूरे टाइम गर्दन नीचे करके या तो कुछ लिखते रहते हैं या देखते रहते हैं जी। तो उसमें इसका जो अनुमानित वजन है सिर का वो 3 से 4 गुना हो जाता है जी। तो पीछे वाली जो मांसपेशियां हैं उसमें खिंचाव आता है। कई बार हाथों में सुनपन भी आने लगती है। जी, सही कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत। अपना सवाल करें। मैं फिंगर काम नहीं कर रहे हैं, फिंगर हाथों की उंगलियां, हाथों की उंगलियां काम नहीं करी सर आपकी? हाँ, हाथों में उंगलियां। आपको किसी तरह का कोई चोट लगा हुआ है क्या? ये रीढ़ की हड्डी में गर्दन में थोड़ा लगा हुआ है। ठीक है जी, इसका भी कोई कनेक्शन ना अपन स्कोलियोसिस के बारे में, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की बीमारियां अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है, यदि अपन दिन भर चर्चा करें तो शायद टॉपिक खत्म नहीं होता। जी जी जी। कि सर्वाइकल है, लंबर की प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी का टीबी है, उसमें कुबड़ बीमारियां बहुत सैकड़ों बीमारियां हैं। अच्छा, सर मेरा एक सवाल जो है कि अभी एक कॉलर ने पूछा कि लकवा होने के चांस, यानी डर। हम किसी भी चीज़ की सर्जरी करवाते हैं तो डर तो पेशेंट वैसे ही जाते हैं सर्जरी का नाम सुन के हैं। और जो कि मैंने आपको पहले भी ये सवाल पूछा था, बात अधूरी रह गई थी कि एक सर्जरी होने के बाद अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में कोई भी टेढ़ापन है, चाहे वो वयस्क अवस्था में है चाहे फिर वो बच्चों की अवस्था में, तो सर उसका रिकवरी टाइम क्या रहता है एक हॉस्पिटल में? अब पेशेंट को सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑपरेशन कितना बड़ा है। जैसे स्लिप डिस्क की सर्जरी किसी की होती है जी, तो स्लिप डिस्क की सर्जरी में इज अ डे केयर सर्जरी जी। अगले दिन मरीज को छुट्टी की जा सकती है। जी जी। फिर उसके बाद में बड़े ऑपरेशंस आते हैं, जब कमर में नस दब जाती है, हमें कई बार क्लिप वगैरह लगाने पड़ते हैं, उसमें मरीज को 3-4 दिन अस्पताल में रखा जाता है। और जब स्कोलियोसिस की सर्जरी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है जो कि 7-8 घंटे चलता है, उसमें मरीज को हम 24 घंटे 48 घंटे आईसीयू के अंदर रखते हैं। जी।
और यदि मरीज को किसी तरह का ऑपरेशन के बाद लकवा नहीं आता, कोई कमजोरी नहीं आती और मरीज चलने में सक्षम है, तो हम दूसरे तीसरे दिन उसको चला देते हैं जी। फिर उसका 1-2 बार हम उसका ड्रेसिंग चेक करते हैं, क्योंकि लंबा ऑपरेशन होता है तो संक्रमण का खतरा भी रहता है जी। यदि उसकी ड्रेसिंग क्लीन होती है, सब कुछ ठीक होता है, बच्चा चलने में सक्षम है, तो 5-7 दिन के अंदर उसकी इस ऑपरेशन के बाद छुट्टी कर दी जाती है। फिर वो घर जाता है, उसके टाँके निकलने में लगभग 10-15 दिन का वक्त लगता है। एक बार टाँके निकल जाते हैं, फिर छोटा मोटा रूटीन अपना जो कार्य प्रक्रिया वगैरह है, जो एक्टिविटी ऑफ डेली लाइफ है, वो लिविंग है, वो करने लग जाता है। उससे भारी काम करना और किसी भी तरह की एम्प्लॉयमेंट में एंगेज होना, ये लगभग हम 4-6 महीने तक अवॉइड करते हैं। हेलो हेलो हेलो, बोलिए। जी सर, मतलब मैं वही कह रही हूँ कि पेरेंट्स इस बात से भी बहुत डर जाते हैं कि सर्जरी का जहाँ पे इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है स्कोलियोसिस सर्जरी में स्पेशली। हेलो हेलो, बोलिए। जी सर, अपना सवाल कीजिए। हाँ, मैं ये कहना था कि मेरे टांगों में दर्द होता है जी। क्या जी? है? मेरे टांगों में दर्द होता है। मैं माफ़ी चाहती हूँ, हम बार बार एक डिटेल में आपको बता रहे हैं कि हम आज किस विषय पे बात कर रहे हैं। हेलो जी सर। तो जो लकवे का जो खतरा है वो रीढ़ की हड्डी के लगभग सब ऑपरेशन में रहता है। अच्छा। उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, वो टाइम के साथ, एक सर्जन के अनुभव के साथ, उसका ऑपरेशन से पूर्व तैयारी के साथ, मरीज की बीमारी के साथ, बहुत बड़ा सबसे बड़ा जो इसमें रिलेशन है वो है मरीज की बीमारी क्या है। कई बार हमारे पास मरीज इस स्थिति में पहुंचता है कि उसको एक नया जीवन दे पाना या उसको ठीक कर पाना हमारे लिए संभव नहीं होता। सही कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, बोलिए। हाँ सर। जी सर। जैसे सर्वाइकल के मरीज हमारे पास आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में चोट लग जाती, चारों हाथ पांव काम नहीं करते हैं, नस दबी हुई है, किसी भी तरह का मूवमेंट हाथों पाँवों में नहीं होता, उन मरीजों को नई जिंदगी दे पाना, उनको चलने के लायक बना पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। सही कॉल ले लेते हैं। हेलो, मेरे कमर में बहुत दर्द रहता है जी, और जैसे झुकते हैं वगैरह, तो या थोड़ा काम कर लिया तो बहुत मैं बार बार आपको ये चीज़ दोहराना चाहूँगी कि आज हमारा विषय हमारी पीठ की हड्डी में जो कॉम्प्लिकेशन है, जो तकलीफ है, जो रोग है, हम उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप विषय का थोड़ा ध्यान रखें कि आज हम किस बारे में बात करें, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि इस मुद्दे पर गंभीर तौर पर बात हो और समस्याओं का समाधान। हाँ, तो मैं लकवे के बारे में बात कर रहा था। लगभग हर एक बीमारी में रहता है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें ज़्यादा रहता है, कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें कम रहता है। स्लिप डिस्क के ऑपरेशन में लगभग इसके चांस नगण्य के बराबर रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पास टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सर्जन का अनुभव बढ़ता जाता है, इनके चांसेस और भी कम होते जाते हैं। स्पेशली स्कोलियोसिस सर्जरी में हम यदि लकवे की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि मरीज किस अवस्था में या किस जटिलता में हमारे पास पहुंचा है। यदि शुरुआती दौर में आता है तो उसके चांस बहुत कम रहते हैं, और यदि 100 डिग्री से आसपास यदि कर्व होता तो उस टाइम इसके चांसेस रहते हैं। उसको कम करने का तरीका है कि हम लोग एडवांस से एडवांस टेक्निक यूज़ करें, जिसके बारे में मैंने पहले भी जिक्र किया। न्यूरो मॉनिटरिंग करके एक तकनीक आती है जिससे इसके चांस कम किए जा सकते हैं। शून्य नहीं हो सकते हैं उसके चांस, उससे थोड़े कम किए जाते हैं। आजकल जितने भी बड़े सेंटर्स हैं, चाहे जो स्कोलियोसिस के ऑपरेशंस करते हैं, वहाँ पर ये टेक्निक जो है सब जगह यूज़ होती है। पहले इतनी सुलभ नहीं थी, अब लगभग हर जगह ये, जयपुर में भी काफ़ी सेंटर पे हैं, दिल्ली मुंबई में सब जगह ये टेक्निक यूज़ की जाती है। जी, जो बच्चे नवजात हैं या फिर बड़े हो रहे हैं, 10 साल से छोटे हैं, उनके माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कितना जागरूक रहना चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए? मेरे लिए आज के शो का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, जी, जागरूकता अभियान है। जी, यदि हमने अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, इस बीमारी को यदि शुरुआती लक्षणों के दौरान ही हमने पकड़ लिया, जी, तो हम आधी लड़ाई वहीं जीत चुके हैं। जी। फिर उसके बाद होता है सर्विलेंस, कि समय समय पर चिकित्सक को दिखाना है और उस टेढ़ेपन पे नजर रखनी है कि वो कब बढ़ने वाला है। जी। किसी भी स्टेज पे हमारे को लगता है कि ये तेजी से बढ़ रहा है, तो मतलब उस स्टेज पे अपने को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा। जी। कोई ना कोई इंटरवेंशन उस स्टेज पे करना पड़ेगा। सैकड़ों तरह के ऑपरेशंस होते हैं, ग्रोथ रॉड लगानी, न लगानी, ये सब आप सर्जन के ऊपर छोड़ें। जी। उसको डिसाइड करने दें। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि इसमें इस बीमारी से डरे नहीं।
कई बार इसको लोग अपने ऊपर एक अभिशाप मानकर जिंदा ताउम्र इसके साथ में जीते रहते हैं कि अब हमारे तो कर्म ही ऐसे हैं, हमें तो इसी के साथ में जीना पड़ेगा। इंडियन माइथोलॉजी में भी अपन बात करें, पौराणिक इतिहास में, तो भगवान श्री कृष्ण जब मथुरा जाते हैं कंस का वध करने के लिए, तो उनको एक दासी मिलती है, कुब्जा दासी जी, तो वो इसके साथ में जीती रहती है। तो वो कंस के लिए जब कुछ फूल मालाएं और जो भी उसके श्रृंगार के लिए कुछ लेके जाती है, भगवान श्री कृष्ण उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें दे दो, तो वो नहीं देती है, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी अलौकिक देवीय शक्तियों का उपयोग करते हुए उसको उसके लिए राजी कर लेते हैं जी। तो वो जैसे ही भगवान को तिलक करने की कोशिश करती है, लेकिन वो कर नहीं पाती क्योंकि उसको कुबड़ होता है। तो भगवान श्री कृष्ण उसके पाँवों पे पाँव रख के उसको खींच के सीधा कर देते हैं जी। तो भगवान श्री कृष्ण हैं, हम लोग उनके पास देवीय शक्तियां विद्यमान थी, हम अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस का उपयोग करते हुए कोशिश करें कि उस कुबड़ को हम लोग सीधा करने की कोशिश करते हैं जी। फिर भी इनमें लकवों की खतरा, ऑपरेशन के बाद बच्चे की लिमिटेड एक्टिविटी होना, उसका सामान्य जीवन नहीं जी पाना, ये सब चुनौतियां हमेशा बनी रहेंगी। पर आपको अपने चिकित्सक के साथ मिलके एक साझा निर्णय आपको लेना पड़ेगा कि मेरे बच्चे के लिए क्या बेहतर है, क्या इसको इस कुबड़ के साथ आजीवन एक अभिशप्त जिंदगी जीनी है या एक ट्रीटमेंट का बेस्ट ऑप्शन उसको देना है जी। क्योंकि उसको ट्रीटमेंट का बेस्ट ऑप्शन देने का वक्त बहुत ज्यादा नहीं होता है, वो कुछ साल 2 साल का ही मुद्दा होता है। उस साल 2 साल के अंदर ही आपको निर्णय लेना पड़ेगा जी। यदि वो वक्त आपने गंवा दिया तो उसके बाद फिर ताउम्र आपको उसी बीमारी के साथ में जीना पड़ेगा जी। और यदि आप कोशिश भी करेंगे तो फिर उसका ऑपरेशन इतना जटिल होगा जो ज्यादातर लोग तो अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। जो अफोर्ड कर पाएंगे उनके लिए कॉम्प्लिकेशन या उसकी जटिलताएं इतनी ज़्यादा होगी कि उसमें खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, हमारे लिए भी बढ़ जाता है और मरीज के लिए भी बढ़ जाता है। तो अर्ली डायग्नोसिस इज अ की। जो सक्सेस है इस बीमारी की वही है कि जल्दी से जल्दी निदान हो, तुरंत सर्विलेंस रखें और उसका तुरंत इलाज करें। ये 3 मुद्दे इसके बड़े बड़े हैं जिसके ऊपर हम मेरी परिजनों से, स्कूल टीचर्स जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनसे भी हैं, आप मेरे से संपर्क भी कर सकते हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में मैं बैठता हूँ। इस बीमारी को स्कूल के बच्चों में देखना, स्पोर्ट्स एकेडमी में देखना, पेरेंट्स के लिए देखना कोई मुश्किल काम नहीं है जी। यदि आपके दिमाग में ये बात होगी तो आप उसको जरूर पकड़ लेंगे जी। और जब भी आपको लगता है तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें, किसी हड्डी के डॉक्टर को दिखाइए, वो एक्सरे करके देखेगा, जरूरत पड़ेगा तो हमारे से संपर्क करेगा, उसके इलाज के लिए क्या ऑप्शन है वो सब हम मिल बैठ के डिस्कस कर सकते हैं। सर, आज आप स्टूडियो में आए इसलिए कोशिश के बारे में हमने इतनी बात की, इतना वक्त निकाल कर आप आए, आपने कॉलर्स के भी जवाब बड़े पेशेंस के साथ दिए और बड़े ही खूबसूरती से दिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद मैडम। मेरी एक मुहिम है रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए जोधपुर के अंदर एक विश्व स्तरीय इलाज उपलब्ध कराना जी। और उस मुहिम में मैं पिछले 3-4 सालों से लगा हुआ हूँ। इसके लिए मुझे मेरे विभाग का, मेरे कॉलेज के प्रधानाचार्य का, मेरे परिवारजनों का, मेरी पत्नी का, आप लोगों का सबका सहयोग मुझे मिला और मैं कोशिश करता हूं कि रीढ़ की हड्डी के इलाज के लिए जोधपुर एवं जोधपुर संभाग के मरीजों को कहीं और नहीं जाना पड़े। ये मेरी एक मुहिम है और मुझे लगता है कि मैं इसमें सफलता ज़रूर हासिल करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमारी इस बात को समझा है और हमारे काम की वहाँ जयपुर तक तारीफ हुई है। उन्होंने इसलिए इस बजट घोषणा में हमें एक अलग से यूनिट देने की भी सिफारिश की है और वो जल्दी मूर्त रूप लेगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू मैम। ये थे डॉक्टर महेंद्र सिंह टाक, जिन्होंने आज आपसे रीढ़ की हड्डी के जो रोग हैं उनके बारे में डिटेल से बात की। लेकिन वो बार बार एक बात कर रहे थे कि जागरूक रहें। अगर आप जागरूक रहें तो यकीन मानिए आप इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। और अगर सही रहते वक्त आपने इसे डायग्नोज कर लिया, इसके बारे में ध्यान रखा, तो आगे जाके ये तकलीफ बढ़ेगी नहीं। आज उन्होंने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए और आपके जहन में और भी ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब आपको फ़ोन की टेक्निकल इशू की वजह से नहीं मिल पाए होंगे। लेकिन जल्द ही एक बार फिर से डॉक्टर साहब हमारे साथ आपके लिए रूबरू होंगे। अगले सप्ताह एक बार फिर एक नए विषय के साथ मैं आपकी होस्ट रोदो शिल्पा फिर हाजिर हो जाऊंगी। आप दीजिए तब तक के लिए हमें इजाज़त। नमस्कार।